नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो ब्रह्मांड की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली चीज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटम यानी परमाणु की। और इसके रहस्यों को जानना मतलब हमारे चारों ओर की हर चीज कैसे बनी, उस कहानी को समझना। देखिए, सदियों तक तो यही माना जाता था कि परमाणु मतलब एटम किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा है जिसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता। असल में एटम शब्द का मतलब ही यही होता है, अविभाज्य। पर जैसा कि होता है, विज्ञान ने इस सोच को, इस भ्रम को तोड़कर रख दिया। बाईं तरफ जो दिख रहा है वो है जॉन डाल्टन का 19वीं सदी का मॉडल, एक सिंपल सी ठोस गेंद जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब जरा दाईं ओर देखिए, आज का विज्ञान हमें बताता है कि अरे नहीं, ये गेंद तो टूट सकती है और इसके अंदर तो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। यही हैं हमारे हीरो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर देर किस बात की? चलिए एक एक करके एटम को बनाने वाले इन तीन खास खिलाड़ियों से मिलते हैं। यही तो वो है जो हर एलिमेंट को उसकी अलग पहचान देते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इलेक्ट्रॉन से। ये है नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल। और इसकी सबसे मजेदार बात क्या है? इसका वजन मतलब मास बहुत ही ज्यादा कम होता है। सोचिए, एक प्रोटॉन से करीब करीब 1836 गुना हल्का। और ये एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ बस बहुत तेजी से घूमता रहता है। अच्छा, अब बारी है प्रोटॉन की। इसे आप एटम का पॉजिटिव पावर हाउस कह सकते हैं। ये रहता है न्यूक्लियस के ठीक अंदर। रदरफोर्ड का वो फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा ना। उसी से तो ये पता चला था कि एटम का लगभग सारा वजन और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर है, और उसी जगह को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या कोई यकीन करेगा कि प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? मतलब वो भी और छोटे कणों से बने हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। जी हाँ, एक प्रोटॉन के अंदर होते हैं दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। और जब इन सब के चार्ज को जोड़ा जाता है तो बनता है टोटल +1 चार्ज। यही तो प्रोटॉन का चार्ज है ना? कमाल की बात। और इस तिकड़ी का तीसरा साथी है न्यूट्रॉन। अब नाम से ही साफ है, यह है न्यूट्रल, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। इसका वजन प्रोटॉन के लगभग बराबर ही है। इसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक देखी थी। और इसी खोज ने उस बड़ी पहेली को सुलझाया कि भाई एटम का टोटल वजन सिर्फ प्रोटॉन के वजन से ज्यादा क्यों होता है। तो अगर हम इस पूरी खोज की यात्रा को देखें तो 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा। फिर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को पहचाना और नाम दिया। और आखिर में 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया। हर एक खोज ने एटम के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अच्छा, अब चलते हैं एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस के सबसे बड़े रहस्य की तरफ। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने वैज्ञानिकों को बहुत लंबे समय तक परेशान करके रखा था। सवाल ये था कि भाई एक जैसे चार्ज तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे पॉजिटिव प्रोटॉन एक साथ कैसे टिके रहते हैं? वो बिखर क्यों नहीं जाता? आखिर कैसे वो सब एक छोटी सी जगह में एक साथ रह पाते हैं? और इस पहेली का जवाब है एक जबरदस्त ताकत, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या प्रबल नाभिकीय बल। ये ब्रह्मांड की सबसे सबसे शक्तिशाली फोर्स है। हाँ, ये बहुत कम दूरी पर काम करती है, लेकिन ये इतनी मजबूत है कि प्रोटॉन्स के बीच की दुश्मनी मतलब उनके रिपल्शन पर हावी हो जाती है और सबको एक साथ कसकर बांधे रखती है। ये फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस की छोटी सी दुनिया का राजा है। जैसे जैसे ये खोजें होती गईं, एटम के बारे में हमारी समझ भी बदलती गई। पहले आया थॉमसन का प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल, फिर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, और उसके बाद नील्स बोर का मॉडल, जिसने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं बल्कि फिक्स एनर्जी लेवल या ऑर्बिट में ही घूमते हैं। तो अब जब हम इन तीनों पार्टिकल्स को जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इनकी गिनती और इनका अरेंजमेंट ये तय करता है कि कोई एलिमेंट क्या है, सोना है, लोहा है या ऑक्सीजन। हर एलिमेंट का एक अपना आईडी कार्ड होता है। ये है उसका एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से दिखाते हैं। ये कुछ नहीं, बस उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती है। और फिर होता है मास नंबर यानी A, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनता है। इलेक्ट्रॉन का वजन तो इतना कम है कि उसे गिना ही नहीं जाता, तो एटम का सारा भार उसके न्यूक्लियस पर ही टिका है।
अब यहाँ दो बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं। बाईं तरफ देखिए, ये हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। मतलब ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम हैं जिनमें प्रोटॉन तो बराबर हैं पर न्यूट्रॉन की गिनती अलग-अलग है। और दाईं तरफ हैं आइसोबार्स यानी समभारिक। ये अलग-अलग एलिमेंट्स के एटम हैं जिनका वजन या कहिए मास नंबर एक जैसा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे रहते हैं? इसके लिए बोर-ब्यूरी स्कीम है। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स या शेल्स में रहते हैं। जैसे पहला शेल के में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे एल शेल में 8 और तीसरे एम में 18। पर एक बड़ा जरूरी नियम ये है कि जो सबसे बाहरी शेल होगा उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खोता है या पा लेता है तो वो चार्ज हो जाता है और उसे हम आयन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो पॉजिटिव आयन बनता है जिसे कैटायन कहते हैं, जैसे सोडियम करता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिव आयन बनता है यानी एनायन, जैसे क्लोरीन। और सच कहूं तो इलेक्ट्रॉन्स का यही लेना देना पूरी की पूरी केमिस्ट्री की दुनिया चलाता है। हमारे खाने के नमक से लेकर हमारे फोन की बैटरी तक सब कुछ इसी पर टिका है। चलिए अब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया से निकलकर जरा बड़े कैनवस कर देखते हैं, समझते हैं कि ये कण हमारे और इस पूरे यूनिवर्स के होने से कैसे जुड़े हुए हैं। और अब एक ऐसी बात जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। हमारे शरीर में, इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्रोटॉन है वो सब बिग बैंग के समय बना था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन छोटे छोटे कणों को समझना एक तरह से पूरे ब्रह्मांड को समझना है। हम सब उसी एक शुरुआती चीज से बने हैं। तो सवाल ये है कि क्या इन नन्हे कणों के राज खोलना असल में इस पूरे ब्रह्मांड के राज खोलने जैसा ही है? इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।